अच्छा बेटा, मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मुझे बता दें। जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया बेटे, बेहतरीन है। ओके, क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे एंड किया था, वहीं से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं रिकैप करते हुए। और रिकैप कुछ एमसीक्यू से कर लेंगे हम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक बेटे, अल्लाह का शुक्र है जी। तबीयत मेरी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बीच में भी खराब हो जाती है कभी कभार। मौसम को चेंज होना है और कुछ। अच्छा, ब्लैक बॉक्सेस का बेटा मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत मैंने R&D की, लेकिन उसके बाद भी ये मनहूस मारे जाके नहीं दे रहे। तो इसके लिए मुझे लगता है लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा। तो दुआ करें जल्दी हम लैपटॉप चेंज करें और इसके बाद ही कुछ हो सके इसका। वरना मैंने कोशिश बहुत की है, ट्राई बहुत की है, सारी हिट एंड मतलब सब R&D करके जिसने जो जो बोला वो सब करके देखा। तो फिलहाल इसका कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो देखें, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्विकली स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो सर, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स को। ठीक है, क्वांटम नंबर्स जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो चार किस्म के क्वांटम नंबर्स पढ़े थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये सारे क्वांटम नंबर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। और इन क्वांटम नंबर्स को स्टडी करने के बाद हमने इसके इक्का दुक्का एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। आज इन्हीं क्वांटम नंबर्स को रिपीट करते हैं, और रिपीट करके हम कुछ आगे के टॉपिक को, कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक को पढ़ के इस चैप्टर को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा कुछ चंद एमसीक्यूज। वो एमसीक्यू क्या है? ये एमसीक्यू इसलिए करा रहा हूं मैं कि आपका क्वांटम नंबर जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टॉपिक, कुछ रिवाइज भी हो जाए। ये पास्ट ईयर की कुछ एमसीक्यूज मैं सॉल्व कर रहा था आजकल, तो ये एमसीक्यूज मुझे नजर आए थे, तो अच्छे एमसीक्यूज थे, मैंने कहा ये आपसे डिस्कस कर लूंगा, तो इंशाल्लाह ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आवाज मेरी बेटा मुझे बताइएगा क्लियर आ रही है? आवाज बेटा मुझे बताइएगा मेरी सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है, और स्क्रीन नजर आ रही है? यस, ठीक है। ठीक है, अच्छा बेटा, बेटा एक ब्लॉक आ रहा होगा ब्लैक कलर का, वो आपके चैट ब्लॉक है, उसको मैंने रिमूव हटा दिया। मैं असल में आप लोगों का मैसेज देखते रहता हूँ, इसलिए वो एक ब्लॉक आ रहा होगा, वो भी बहुत थोड़ा सा आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अदरवाइज तो मेरे ख्याल है कोई ब्लैक बॉक्स नहीं आना चाहिए आपकी स्क्रीन पे। आई थिंक सो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स आ रहा होगा राइट साइड पे, वो इसलिए आ रहा है कि वो आपका चैट बॉक्स है। तो फिलहाल उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता, फिलहाल मेरी कोशिश ये है कि मैं टॉपिक को स्टार्ट कर दूं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चंदा, सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? क्वांटम नंबर्स चार किस्म के थे, क्विकली रिकॉल कर रहा हूँ: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास कौन सा क्वांटम नंबर था? ये वो क्वांटम नंबर था जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता था कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में रहता है। फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर था जो आपके पास सब शेल बताता था कि मेन शेल के अंदर एसपीडीएफ में से इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में रहता है। और इसी तरह फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर था जो बताता था इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में रहता है, जैसे पी के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी के अंदर पांच ऑर्बिटल, उनमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। और फिर स्पिन क्वांटम नंबर आपको ये आखिर में बताता था कि इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो किस स्पिन के साथ मौजूद है। तो दीज सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर इनफ टू डिस्क्राइब द यूनिक यूनिकनेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की यूनिकनेस को डिफाइन करने के लिए ये चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इनफ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब आ जाए हम सवाल नंबर वन पे। सवाल नंबर वन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? कौन सा वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है इलेक्ट्रॉन का? तो पहला वाला ऑप्शन अगर आप देखते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में आपको नजर आता है कि n=2। n=2 का मतलब कौन सा शेल है सर? के एल शेल है। l=1, l=1 का p मतलब है p ऑर्बिटल, इसका मतलब है के शेल, इसका मतलब है पी ऑर्बिटल। सर ये दोनों वैल्यूज सही हैं, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे जाते हैं, एम पर जाते हैं, तो पता चलता है ये l=1 पर m=2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
तो दिस क्वांटम नंबर इज फेल, ये वाला क्वांटम नंबर सही नहीं है। बेटा मेरी बात क्लियर हो रही है? आसान सी बात कर रहा हूं ना मैं, कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। सी ऑप्शन देखें कि n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 4। मैंने आपको बताया था l हमेशा n से छोटा होगा, l हमेशा n से छोटा होगा, इसको भी आपने साइड कर दिया। डी ऑप्शन देखें, n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0। अगर l इक्वल्स टू 0 है, m की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन भी आपने गलत ऑप्शन निकाल दिए। जब गलत ऑप्शन निकाल दिए तो एक ही सही ऑप्शन बचा है। अब उसको देख लेते हैं, हो सकता है ये भी गलत हो, एमसीक्यूज गलत हो सकता है। तो n इक्वल्स टू 3 है, यस सर के एल एम, m शेल है। l इक्वल्स टू 2 है, यस सर एस पी डी, m शेल का d ऑर्बिटल है। जब d ऑर्बिटल होता है तो d ऑर्बिटल के अंदर -2 -1 0 +1 +2 मौजूद होता है। सर ये भी सही है, स्पिन भी सही है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसको करना बहुत आसान होता है, या तो आप रॉन्ग ऑप्शन देख लो, या तो आप करेक्ट ऑप्शन को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है। अभी कह रहा है फॉर क्वांटम नंबर सेट n इक्वल्स 5, l इक्वल्स 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। अभी m क्या है? m इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपको इसने दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहां पर क्या कह रहा है कि भाई कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए? L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू 3 होती है, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। मेक सेंस? ऊपर वाले सवाल में ए इसलिए नहीं था बेटा, मैंने सबसे पहले वही बताया था, शायद आप चलती ट्रेन से आए हो। ऊपर वाले सवाल में ए इसलिए नहीं था क्योंकि एम की वैल्यू एल से बड़ी नहीं हो सकती। एम की वैल्यू, जैसे सीक्वेंस है कि एल एन हमेशा हमेशा बड़ा होगा एल के, और इसी तरह एल हमेशा हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम होगा। एल या तो बड़ा होगा एम से, या एम के बराबर होगा। तो ये दो बातें लाजमी याद रखिएगा। अब तीसरा सवाल कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज क्वांटम नंबर्स n इक्वल्स 4, l इक्वल्स 2, m इक्वल्स टू +2, which of the following orbitals does it occupy। कह रहा है भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका क्वांटम नंबर आपको बता रहा है n की वैल्यू 4 है, व्हाट इज मीन बाय n की वैल्यू 4? के एल एम एन, n शेल है। ठीक है, ये n शेल की बात कर रहा है। और साथ में क्या कह रहा है? l की वैल्यू 2 है। l की वैल्यू 2 का मतलब n शेल के अंदर अगर आप आओ तो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, और 4f भी होता है। ये बात हमने पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट जो होता है फर्स्ट शेल, जिसका नाम होता है के शेल, के शेल में सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। ये हमने पढ़ा था ना बेटा, कि के शेल में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? एस। और उसका आप नाम रखते हो 1s। क्या नाम रखते हो? 1s। इसी तरह सेकंड शेल जो होता है उसका नाम होता है एल शेल, उसमें होता है 2s भी होता है और 2p भी होता है। जो थर्ड शेल होता है उसका नाम होता है बेटा एम शेल। एम शेल का मतलब होता है इसमें 3s भी होता है, 3p भी होता है, और 3d भी होता है। जब फोर्थ शेल की बात करते हैं तो फोर्थ शेल इज एन एन शेल। एन शेल में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, और 4f भी होता है। मेक सेंस? तो हम फोर्थ शेल पे खड़े हुए हैं। अब फोर्थ शेल पे खड़े होके वो बता रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है कि m की वैल्यू +2 है, m की वैल्यू +2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डज इट ऑक्यूपाई। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा? इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा? जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा। n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 का मतलब क्या है? n शेल। अभी समझते जाइएगा, सवाल छोड़ दें। n की वैल्यू 4 का मतलब है n शेल, l की वैल्यू 2 का मतलब है d ऑर्बिटल, n की वैल्यू 2 का मतलब है d ऑर्बिटल। ऐसे ही है, ठीक है। m की वैल्यू +2 का मतलब है कि सर
फोर्थ शेल का डी ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का डी ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 2 है ना, तो एल की वैल्यू 2 इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग एट डी ऑर्बिटल। अब आप बोलोगे सर 4p क्यों नहीं है? सर 4p इसलिए नहीं है क्योंकि एल की वैल्यू 2 के बराबर है। एल की वैल्यू 2 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी ऑर्बिटल होता है। एल की वैल्यू 2 का मतलब क्या होता है सर? डी ऑर्बिटल। तो एम की वैल्यू +2 इज शोइंग कि कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आपका 4d के अंदर है। 4d के अंदर कहाँ है वो बात नहीं कर रहा। ये सवाल क्लियर है? सबको क्लियर है? सर अगर 4f होता तो क्या लिखा हुआ होता? अगर 4f होता तो मेरा बेटा l की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी। अगर l की वैल्यू 3 होती तो इसका मतलब f ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अगर l की वैल्यू 1 होती तो इसका मतलब p ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अगर l की वैल्यू 0 होती तो इसका मतलब क्या है बेटे? वो s ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अगर ये सेट देता वो, अगर आपको देता n इक्वल्स टू 4 है, l इक्वल्स टू 0 है, m इक्वल्स टू 0 है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो आप बताते इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल के अंदर है। अगर वो इस तरह देता n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 है, लेट सपोज इस तरह देता, तब भी आप बोलते हैं कि पी एल की वैल्यू, जो ऑर्बिटल है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? एल की वैल्यू के ऊपर। तो आप बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है? फोर्थ शेल के पी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ऊपर वाले के अंदर फोर्थ शेल के एस ऑर्बिटल में, नीचे वाले के अंदर फोर्थ शेल के पी ऑर्बिटल में। एम की वैल्यू 1 होती तो कोई मसला ही नहीं होता, कोई भी मसला नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि एम क्या डिफाइन करता है? डी जनरेशन। एम क्या डिफाइन करता है? डी जनरेशन। डी जनरेशन से मुराद मैंने आपको बताया था ना, पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। तो आपने डी जनरेशन नहीं बतानी, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटा एल को देखते हुए आपने ऑर्बिटल बताना है। आपने एल को देखते हुए ऑर्बिटल बताना है। तो क्लियर है ये एमसीक्यू? को टेंशन तो नहीं है इस एमसीक्यू के अंदर? इज इट क्लियर? एल सब शेल बताता है, सब शेल को ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल का मतलब होता है एस पी डी एफ, ठीक है। और जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं, इसको डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। कुछ किताबों में इसको भी ऑर्बिटल्स लिखा जाता है। तो पी की बात करूं या पी एक्स की बात करूं, पी इज ऑर्बिटल, और पी एक्स, पी वाई, पी जेड आर कॉल्ड एज डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल से जो फर्दरली डी जनरेट हुए हैं। क्लियर है? यस, एम जो होता है वो डीजनरेट बताता। अब जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है वो एक बार और सुन ले। अब जो बच्चा मेरा बेटा कंफ्यूज हो रहा है वो कंफ्यूज ना हो। अब जिनको समझ में आ गया वो थोड़ा सा हौसला रखें, जिनको समझ में आ गया वो थोड़ा सा हौसला रखें। आइए पहले एमसीक्यू पे दोबारा आता हूं मैं, क्योंकि क्वांटम नंबर के एमसीक्यू है। क्वांटम नंबर इटसेल्फ बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसके एमसीक्यू घुमा देते हैं। तो जो बच्चा परेशान हो रहा है वो परेशान ना हो, थोड़ा सा तामुल रखे, हम सब बगैर समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो बच्चा समझ चुका है वो थोड़ा सा अपने आप को हौसला रखे, चाय चाय पी ले। ये जो बच्चा बेटा परेशान है वो सुने, अब ढंग से सुनो, आराम से सुनो, मोहब्बत से सुनो। मैं सब चीजें डिलीट कर देता हूँ। क्वांटम नंबर का सबसे खूबसूरत सवाल जो होता है, खूबसूरत से मतलब कॉमन सवाल, वो ये वाला सवाल है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। अब बेटा जिनको समझ में नहीं आया मैं उनसे मुखातिब हूँ, तो खास तौर पे वो अपने कंसर्न बताएं क्या मसला है। अभी तो फिलहाल ना बताएं, अभी फिलहाल इसको समझे। सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि भाई 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको देगा और बोलेगा कौन सा वैलिड है वो बता दो, कौन सा वैलिड है वो बता दो। तो पहले झटके में आप क्या करें, जो इनवैलिड है उसको तो अपनी लिस्ट से निकाल दें। अब इनवैलिड पकड़ने का तरीका क्या होता है? इनवैलिड पकड़ने का तरीका ये होता है, एन और एल कभी बराबर नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया है कि एन हमेशा हमेशा एल से बड़ा होगा, ये पॉइंट नंबर 1। तो उस ऑप्शन को अपनी जिंदगी से निकाल दें जिसमें एन और एल बराबर है, काट दें इसको, कभी जिंदगी में ये सही नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, एल कभी, एम कभी भी एल से बड़ा नहीं हो सकता। पहली बात, एन हमेशा एल से बड़ा होगा। दूसरी बात, एल हमेशा या तो एम से बड़ा होगा या एम के बराबर होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब या तो ये चीज इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। तो एल हमेशा एम से बड़ा होगा फिगर में, या एम के बराबर होगा। ये पॉइंट नंबर 2 है।
अब कोई ऐसा ऑप्शन देखे जिसमें m की वैल्यू l से बड़ी है। सर मुझे नजर आ रहा है m की वैल्यू l से बड़ी है ऑप्शन नंबर डी में। माइनस मत देखिएगा, बस फिगर देखिएगा, 1 1। ठीक है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ये दो ऑप्शन क्लियर है। दो ऑप्शन आपने काट दिए, सी और डी। सी और डी ऑप्शन आपने काट दिए। ए भी आपने काट दिया क्योंकि m की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू कम है। ये ऑप्शन कट गए। इसमें बताइए कोई टेंशन है बेटा? इसमें मेरा बेटा बताइए कोई टेंशन है? कोई टेंशन है इसमें? बेटा बता दो। ठीक है। ए क्यों आता है? ए कहाँ आ रहा है बेटा? ए कहाँ नजर आ रहा है मुझे? ठीक है। अब बी ऑप्शन को करेक्ट करना सीख लें। करेक्ट ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे? भाई एन की वैल्यू 3 है, विट मींस मुझसे बात कर रहे हैं के एल एम, एम शेल की बात कर रहा है। एल की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब है पी डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो हम बोल देंगे ये 3 डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है। एन की वैल्यू -2 है, तो ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो दिस इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है। बेटा मैंने आपको चंदा एक बात बोली है, शायद आपने नहीं सुनी। मैंने कहा कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए एम से। यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द साइन, यू जस्ट नीड टू केयर अबाउट द फिगर। आपने फिगर देखना है। अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो मैंने आपको सिखाया था कि एल की वैल्यू 0 होने का मतलब एम की वैल्यू भी 0 होती है। एल की वैल्यू 0 होने का मतलब एम की वैल्यू भी 0 होती है। तो एल 0 है तो एम 1 कैसे हो सकता है? आपने माइनस साइन नहीं देखना। आपने ये नहीं बोलना कि -1 तो 0 से छोटा है। सर आपने कहा है कि एल एम छोटा नहीं, एम बड़ा नहीं हो सकता। तो भाई ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि हमें माइनस नहीं देखना। माइनस इज शोइंग द ओरिएंटेशन। माइनस तो ओरिएंटेशन बता रहे, एक्स पर है, वाई पर है, जेड पर है। ठीक है, तो -1 नहीं देखना, हमें 1 को देखना है। 1 0 से बड़ा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देख लें जरा। एल की वैल्यू अगर 1 होती है तो मैंने आपको बताया था कि एम की वैल्यू या तो -1 होगी, या 0 होगी, या +1 होगी। मुझे बताइए क्या एम की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एल से बढ़ रही है, आगे जा रही है, नजर आ रही, नहीं बढ़ रही? लास्ट वन। अगर एल की वैल्यू 2 है, ये बात कर दी एस ऑर्बिटल की, ये बात कर दी पी ऑर्बिटल की, ये बात कर दी डी ऑर्बिटल की। अब जनाब अगर एल की वैल्यू 2 है तो व्हाट डज इट मीन? एम की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। मेक सेंस? सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से बड़ा नजर आ रहा है आपको कहीं भी? नहीं ना। तो यही तो मैंने पॉइंट लिखा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या तो बराबर होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के, या छोटा होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। क्लियर है? एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेक सेंस? ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 1 इज क्लियर। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 2 पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 पे जाते हैं। अब कोई ना बोले एमसीक्यू 1 को रिपीट कर दें, यहीं से घुस आएगा ऑनलाइन और उसकी नाक को फोड़ देगा। सेकंड ऑप्शन, फॉर अ क्वांटम नंबर n equals to 5, l equals to 3, what are the possible values of m? तो इतना आसान एमसीक्यू है भाई। वो कह रहा है n की वैल्यू 5 के बराबर है। तो n की वैल्यू 5 का मतलब क्या है कि k l m n f, पता नहीं कौन सी शेल की बात कर रहा है, भाड़ में जाले। l इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या होगा? l इक्वल्स टू 3 का मतलब होगा l इक्वल्स 3 मीन्स ये कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहा है? 5 ऑर्बिटल के, 5 के डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, 5d की बात कर रहा है। कैसे पता चला डी? मेन शेल कौन सा है? 5। सब शेल कौन सा है? 3। 3 का मतलब कौन सा होता है? डी ऑर्बिटल। 3 का मतलब कौन सा होता है? डी ऑर्बिटल। तो 5d की बात कर रहे हैं। तो 5d में क्या वैल्यूज होंगी? सर -3, -2, -1। ओके, 3 का मतलब f होता है, सॉरी बेटा, माय बैड माय बैड। 3 का मतलब 0 1 2 3। ओके, यस यस, बी मैंने गलत लगाया फिर ये। 3 का मतलब क्या होता है? एफ होता है। 3 का मतलब होता है एफ। माय बैड बेटा, माय बैड, मैंने गलती अपनी तस्लीम कर ली, कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये 5f की बात कर रहा है। जब ये 5f की बात कर रहा है तो भैया 5f का मतलब क्या होगा? कहाँ चला गया ये? -3, -2, -1, 0, +3, प्लस का, सॉरी उल्टा कर दिया इसको मैंने।
जीरो के बाद आएगा प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हम ऐसे निकालते हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव तक की रेंज निकालते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालते थे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो भी होगा उसको माइनस से लेकर कहां तक जाना है? प्लस तक जाना है। ठीक है, माइनस से पॉजिटिव तक की रेंज निकालनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है सर? इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सात इसके वो होते हैं बेटा, सब शेल होते हैं। एफ के अंदर जो हमने पढ़े नहीं होते सात कौन से होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन ए में, अगर इस सवाल में बी ऑप्शन नहीं होता तो क्या डी ऑप्शन लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे? क्यों? वजह क्या है? एफ ऑर्बिटल के अंदर एल की वैल्यू 3 का मतलब एफ ऑर्बिटल होता है। एफ ऑर्बिटल के अंदर 7 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज आप क्या बोल दोगे कि नन ऑफ देम। आई रिपीट, एल की वैल्यू 3 का मतलब क्या होता है? एफ ऑर्बिटल। एफ के अंदर 7 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। बेटा ए का मतलब तो चंदा क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स नॉट पॉसिबल। 9 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। 9 डी जनरेटेड ऑर्बिटल कैसे बनाओगे भाई आप? ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। याद रखो, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ क्या रहा है? पहले अपना ऑब्जेक्टिव तो बताओ। पहले मुझे बताओ, जो बच्चा कंफ्यूज है, आपसे पूछ क्या रहा है? एम। एम किस पे डिपेंड करता है? एम के साथ लिखा हुआ भी है एल, कि एम डिपेंड करता है एल पे। छोड़ दो एन को, एन क्या है छोड़ दो। एम सिर्फ और सिर्फ एल पे डिपेंड करता है। एल की वैल्यू 3 है, तो -3 से +3 तक का आंसर पकड़ लो। -3 से +3 तक का जो आंसर है वो क्या है बेटा आपका? बी ऑप्शन। सिंपल सा एमसीक्यू है, और कुछ भी लंबी चौड़ी नहीं की हुई इसमें तो इसने अपने। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? कोई परेशानी तो नहीं है इस एमसीक्यू में? क्लियर है ये वाला एमसीक्यू बेटा? ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ एमसीक्यू नंबर 3 पे जल्दी से। कह रहा है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका क्वांटम नंबर अब आपको बता रहा है, पूरा सेट बता रहा है, एन की वैल्यू बता रहा है, एल की वैल्यू बता रहा है, एम की वैल्यू बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुआ होगा? इतनी सी बात पूछी है। जब सारी वैल्यूज देके आपसे पूछ रहे हैं ना कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुआ होगा, तो अब सुनो जरा। एम की वैल्यू 2 दे रहा है, एल की वैल्यू 2 दे रहा है। एल की वैल्यू 2 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। ये बात मैंने आपको बता दी कि एल की वैल्यू 2 का मतलब क्या होता है बेटा? डी ऑर्बिटल। क्लियर है? एल की वैल्यू 2 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी ऑर्बिटल होता है। अब डी ऑर्बिटल कौन से शेल का होगा? चौथे शेल का होगा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है? 4। किसकी बात हो रही है? 4 डी ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब कौन से डी जनरेटेड ऑर्बिटल की बात हो रही है? दिस इज नॉट माय कंसर्न। अब डी के अंदर 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? 4 डी एक्स वाई, 4 डी वाई जेड, 4 डी एक्स जेड। इसी तरह होता है 4 डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर, और होता है 4 डी जेड स्क्वायर। अब इन पांच में से किसकी बात हो रही है? दिस इज नॉट माय कंसर्न, और ये ऑप्शन में भी नहीं पूछा। मुझसे बस पूछा है कि भाई आप ऑर्बिटल बता दो। ऑर्बिटल सीधा सीधा एल पे डिपेंड करता है। एल की वैल्यू को मैंने देखा, एल का मतलब क्या है? डी। कौन से शेल का डी? चौथे शेल का डी, तो मैंने 4 डी पे टिक कर दिया। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके। अब मेरा बेटा आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स नॉट अलाउड। कौन सा कॉम्बिनेशन नॉट अलाउ होगा? तो मैंने सिखाया था आपको कि एल की वैल्यू कभी बड़ी नहीं हो सकती, एम की वैल्यू कभी एल से बड़ी नहीं हो सकती। पहले चेक करो क्या एम की वैल्यू एल से बड़ी है? एम की वैल्यू एल से बड़ी आपको कहीं नजर नहीं आ रही मेरा ख्याल है। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 0। पहला वाला। दूसरा वाला क्या है? एन की वैल्यू 2,
एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू -1, ये भी सही लग रहा है मुझे। एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0। विच ऑफ द इज नॉट अलाउड? अब किस वाले की बात कर रहे हैं नॉट अलाउड? सी वाला ऑप्शन। अब देखो एन कभी भी एल के बराबर नहीं हो सकता, एन हमेशा एल से बड़ा होगा। सर मल्टीपल टाइम्स आपने बता दिया कि जो आपका एन होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? एल से। ठीक है, तो एन जब एल से बड़ा होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसको वायलेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में एन और एल बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये वाला कॉम्बिनेशन नॉट अलाउड होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन नॉट अलाउड होगा। क्लियर है ये एमसीक्यू? बच्चों वाला एमसीक्यू था, आसान था। आ जाए, अभी लास्ट एमसीक्यू है। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द क्वांटम नंबर्स सेट इक्वल्स टू, क्वांटम नंबर सेट n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1। बहुत आला, बहुत आला। ये एमसीक्यू आपको क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है भाई कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर क्वांटम नंबर सेट n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है। तो भाई n की वैल्यू 3 डज नॉट मैटर। n की वैल्यू 3 का मतलब थर्ड शेल, l की वैल्यू 1 का मतलब p शेल। तो ये मिला के बनेगा 3p। ऐसा ही है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये हमने लिखा भी था, याद भी कर लेते हैं कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये हमने याद भी कर लिया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की, हर चीज l पे डिपेंडेंट है भाई। ये l सबसे कीमती क्वांटम नंबर है, सबसे कीमती क्वांटम नंबर आपका l है। एल की वैल्यू 1, 1 का मतलब पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे बेटा पास के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने चंद आपसे डिस्कस करने थे और मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, मैं पास्ट ईयर से वर्किंग कर रहा था अभी कुछ, तो मैं सवालात निकाल रहा था इस चैप्टर के। तो मुझे ये अच्छे सवाल लगे थे तो इसके अलावा भी, लेकिन ये अच्छे सवालात लगे थे मुझे, जो ढंग के थे और मजेदार थे, तो ये मैंने लिख लिए थे। ठीक है, चले मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होती है डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मैं आप लोगों का सवाल नहीं ले रहा, अभी जाने दीजिएगा, मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा अभी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन मेन शेल, सब शेल, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना मेन शेल में, सब शेल के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करना। अब इसके पीछे 5 रूल्स होते हैं, तो 5 रूल्स हम क्विकली देखते हैं, फिर उनके एमसीक्यू देखते हैं, और इस चैप्टर को हम पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 है बेटा, जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा जी, ये हमारे पास वो आवाम आ गई है जो थोड़ा सा रोना पीटना मचाती है कि सर आपने इक्विलिब्रियम के टेस्ट के अंदर क्यू सी नहीं पढ़ाया और टेस्ट में दे दिया।
तो ये सवाल डेलिबरेटली मैंने जाने दिया था। बेटा जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन बताई थी ना, कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन में मैंने याद करें आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो केसी के रेशो से बड़ा बड़ा होता है, तो इसका मतलब है आप इक्विलिब्रियम से आगे निकल गए, बैकवर्ड रिएक्शन करना है। अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो केसी से छोटा होता है, तो इसका मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहे हो, फॉरवर्ड रिएक्शन की जरूरत है। और अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशो केसी के बराबर है, तो इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम पे खड़े हो। तो वहां जो मैंने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा था बुक में, उसको क्यूसी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्यूसी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि टॉपिक के बाद आप लोग बुक उठा के देखते ही नहीं हो। जब बुक उठा के नहीं देखोगे तो हर एमसीक्यू बेटा आपको आउट ऑफ द कोर्स लगेगा। मैंने उसमें कहा भी था बुक को रीड करना है, तो आपने बेटा बुक को रीड नहीं किया, तो अभी आपको एमसीक्यू टॉपिक से बाहर है। क्यूसी इज नथिंग, वो जो मैंने एक रेशियो सजेस्ट किया था ना, एक रेशियो सपोज किया था कि भाई आपको, मैंने एग्जांपल भी दी थी, मैंने कहा था आपको चलती ट्रेन में सवार कर दिया, और चलती ट्रेन मतलब चलता रिएक्शन आपके सामने लाके रख दिया, और बताया, पूछा आपसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड जा रहे हैं बताओ। तो मैंने कहा आप कैसे बताओगे, रिएक्शन की केसी की वैल्यू आपके पास होगी, रिएक्शन की केसी की वैल्यू आपके पास होगी, आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो लोगे, उसको केसी से कंपेयर करोगे, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप आगे निकल गए होगे केसी से, तो आपको बैकवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा, या आप केसी से पीछे होगे, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा, या आप केसी के बराबर होगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को किताब ने क्यूसी बोला हुआ है, तो क्यूसी इज नथिंग, क्यूसी ये है। ठीक है, लेकिन आप किताब नहीं पढ़ते। चले छोड़े, अभी आउट ऑफ द कोर्स नहीं, अब मैं आउट ऑफ द स्कोप नहीं जा रहा। सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, आसान सी बात कहता है, नो ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, स्टेटमेंट नंबर वन है, एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब क्या है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, कैन ओनली अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई ऑर्बिटल है तो वो सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि भाई अगर किसी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ऑल क्वांटम नंबर्स, तमाम के तमाम क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपसे कहता है। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो या दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 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 सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अच्छा जी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एज सच कोई मिसाल नहीं है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एज सच कोई मिसाल नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बता दिया था। केस को देख लीजिएगा। इसके बाद हम जाते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात। अच्छा बेटा, ये मैं आप लोग की चैट नहीं देख रहा, अगर कोई आवाज का इशू हो या स्क्रीन में लैगिंग का इशू हो तो आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा। बेटा ये जो ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मेरा चंदा बेटा, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, मैंने बोलते ही बताया है कि मैं
डी जनरेटेड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, पी की बात नहीं कर रहा, मैं पी एक्स पी वाई पी जेड की बात कर रहा हूँ। तो पी एक्स पी वाई पी जेड किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो पी में बन के कितने बन गए? 6 बन गए। तो डी के अंदर वैसे तो 10 आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, हर डी जनरेटेड ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है इसमें? आ जाइए। सेकंड है इसके बाद ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे? ऑफ प्रिंसिपल फरमाता ये है कि भाई फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो किस तरह होती है? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन ऑफ बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग कहाँ से बनती है? हमेशा नीचे से बनना स्टार्ट होती है ना, ऊपर से तो नीचे नहीं आती। तो बिल्डिंग अप नीचे से, तो जिसकी एनर्जी कम होगी पहले आप उसको फिल करोगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। व्हाट डज इट मीन? बहुत आसान सा मतलब है। भाई सबसे पहले बात करते हैं हमारा के एल शेल, एन की वैल्यू 1। एन की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है? के शेल। के शेल में पहला ऑर्बिटल कौन सा होता है सर? एस ऑर्बिटल होता है। तो एन की वैल्यू 1 में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं सर? एक होता है जिसका नाम होता है 1s। फिर एन की वैल्यू सर 2 आती है। एन की वैल्यू 2 के अंदर क्या होता है सर? 2s भी होता है और 2p भी होता है। फिर सर एन की वैल्यू 3 आती है। ये चार्ट आपको क्विकली बनाना होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाए तो 3 के अंदर 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। फिर आता है सर एन की वैल्यू 4। एन की वैल्यू 4 का मतलब चौथा शेल। चौथे शेल में सर 4s भी होता है, 4p भी होता है और 4d भी होता है। फिर सर एन की वैल्यू क्या होती है? 4d के साथ 4f भी होता है, सॉरी माय बैड, 4f भी होता है। एन की वैल्यू 5। एन की वैल्यू 5 का मतलब क्या होता है? 5 का s ऑर्बिटल, 5 का p ऑर्बिटल, 5 का d ऑर्बिटल, 5 का f भी होता है, लेकिन मेरी डायग्राम का पार्ट नहीं बनेगा इसलिए मैं डायग्राम गंदी नहीं कर रहा, होता है उसमें। 6 में 6s भी होता है, 6p भी होता है, 6d भी होता है, 6f भी होता है, सब होते हैं। लेकिन मेरी डायग्राम का पार्ट नहीं बनेगा इसलिए मैं गंदी नहीं कर रहा डायग्राम। 7 के अंदर 7s भी होता है, बाकी सब भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की मेरा बेटा हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर आता है? 1s ऑर्बिटल में आता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर आता है? 1s ऑर्बिटल में आता है। 1s ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन आपका आया, बहुत बदतमीज इलेक्ट्रॉन है। 1s ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गए। जब कंप्लीटली फिल हो गए तो अब वो बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल गए, मजीद इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो मजीद इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे और वापस जाके दोबारा से आएंगे। अब वो दोबारा से कहां पर आएंगे बेटा? सर वो आएंगे 2s ऑर्बिटल में। कहां पर आएंगे वो? 2s में। 2s के बाद सर इलेक्ट्रॉन मजीद बचे हुए हैं तो वो वापस जाएंगे और फिर सर वो कहां पर आएंगे? सर वो आएंगे 2p ऑर्बिटल में। 2p के बाद जाएंगे सर 3s में। 3s से बाहर निकल गए, बाहर निकल के सर वो वापस जाएंगे इस तरीके से और कहां पर आ जाएंगे? 3p में। 3p के बाद कहां नजर आ रहे हैं? 4s में। जैसे जैसे डायग्राम आपको लेते जा रही वैसे वैसे आप चलते चले जाएं। फिर इलेक्ट्रॉन सर बच गए। अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए वो कहां पर आएंगे? अभी देख लेते हैं। फिर सर 4s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। चला गया सर 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s से बाहर आ गया। अब 5s से बाहर आ गया मेरा बेटा, तो इसका मतलब है दोबारा से वो ऊपर जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग चल रही है, इस ऑर्डर में आपने फिलिंग करनी होती है। अब 5s के बाद कहा जाएगा? 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद कहा जाएगा? 6s और 6s से बाहर आ जाएगा। लास्ट फिलिंग देख लें।
आखिर में कहा जाएगा 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, और 7s से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा जहां भी उसको जाना होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरीके से होती है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर आया, 1s में आया। 1s के बाद कहां पर आया मेरा बेटा, 2s में आया। 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये एरोस बता रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, फिर 3p में आया। ये आपको याद करनी है फिलिंग, इस तरह बनाना भी आपको आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन आया 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। सही है जी, इस तरीके से आपको इसकी फिलिंग करनी होती है। ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है विद द हेल्प ऑफ बॉब प्रिंसिपल। इस तरीके से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो। क्लियर है, ये कोई टेंशन तो नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अगला रूल, जिसको हम बोलते हैं एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विस वेसर रूल। एन प्लस एल रूल को हम क्या कहते हैं, विस वेसर रूल भी कहते हैं। एन प्लस एल रूल और ऑफ बॉब प्रिंसिपल, दोनों का मोटिव एक ही है। दोनों क्या बताते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह होती है। ऑफ बॉब ने एक डायग्राम बना के दे दी, एन प्लस एल रूल वाला एक फॉर्मूला बना के दे देता है। तो दोनों का पर्पस और दोनों का मोटिव एक ही है। वो क्या है भाई, कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह होगी। एक ने डायग्राम बनाकर दे दी, और एक क्या देता है, फॉर्मूला बना के देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी सर, एन प्लस एल रूल की। रूल नंबर 3, इस डायग्राम को बेटा बनाना सीख लीजिएगा, अपने पास बनाइएगा। दिस इज कॉल्ड एज एन प्लस एल रूल, या इसका दूसरा नाम होता है विस वेसर्स रूल। ये विस वेसर रूल आपसे क्या कहता है, विस वेसर रूल आपसे कहता है भाई कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ना, विद द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन प्लस एल होती है। जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू छोटी है, इलेक्ट्रॉन पहले वहां पे जाएगा। जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू बड़ी, इलेक्ट्रॉन फिर वहां पर जाएगा। और अगर इस केस में एन की एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो, किसी भी दो ऑर्बिटल्स की एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो, तो आप एन की वैल्यू चेक करोगे, जहां पे एन की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन वहां फिल होगा। ठीक है, तो इसकी मेन स्टेटमेंट क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, एन प्लस एल की वैल्यू के मुताबिक। इफ एन प्लस एल वैल्यू इज सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स, अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, कितने ऑर्बिटल्स के लिए, दो ऑर्बिटल्स के लिए। दो ऑर्बिटल्स जिनकी एन प्लस एल की वैल्यू सेम है, मिसाल भी देता हूं मैं भी। देन इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ एन। जिसकी एन की वैल्यू छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन फिर उसको पकड़ लेगा। बहुत छोटी सी बात है भाई। अगर वो आपसे कहता है, ये देखिए, वो आपसे कहता है 3 ऑर्बिटल है और 4p ऑर्बिटल है, इन दोनों में से कौन पहले फिल होगा।
3d और 4p है। अब 3d में n प्लस एल की वैल्यू निकाली आपने, तो n की वैल्यू 3 है और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 है, तो 3 प्लस 2 आंसर क्या आया? 5 आया। सर ये आपने क्या निकाला? सर ये आपने निकाला n प्लस एल निकाला, दिस इज n, दिस इज l, तो ये मैंने n प्लस एल निकाला और ये मेरे ऑर्बिटल्स हैं। मेक सेंस? अब 4p के लिए आप बात करते हैं, जब 4p के लिए बात करते हैं मेरा बेटा, तो 4p के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 4, p ऑर्बिटल की l की वैल्यू होती है 1, 4 प्लस 1 आंसर क्या आ गया? 5। अब दो ये आंसर आ गए, तो इन दोनों में से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा? ये वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा, फर्स्ट फिल होगा, बिकॉज इसकी n की वैल्यू छोटी है। तो n प्लस एल वाले केस में ऐसे आप पकड़ लेते हो, कोई भी दो ऑर्बिटल ऐसे नहीं होंगे जिनकी n और l दोनों की वैल्यू बराबर हो, एक जैसी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। 4f की एनर्जी 7s से कम है। तो बेटा ये n प्लस एल रूल से पता चल रहा है ना, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ऑब्वियस सी बात है। 4f में n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? 4f मीन्स 4 प्लस 3 7 होगी। ठीक है, 7s के लिए भी वैल्यू क्या होगी? 7 के बराबर ही होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी n की वैल्यू छोटी है। तो n प्लस एल विल डिटरमाइन कि किस शेल की वैल्यू या एनर्जी ज्यादा है। एग्जैक्टली, एनर्जी डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस भी डिपेंड करती है। जितना बड़ा आपका ऑर्बिटल ऑर्बिट होता रहता है, शेल जितना बड़ा होता रहेगा, 7s बहुत जाइंट शेल है, जितना बड़ा आपका शेल होता रहेगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी बेटा? एनर्जी होगी ऑर्बिट शेल की। ठीक है बेटा, किसकी इक्वल वैल्यू? किसकी इक्वल वैल्यू चंदा? इक्वल वैल्यू किसकी आप बात कर रहे हो? 3d एंड 4p देख लो। 3d एंड 4p, 3d एंड 4p तो करा दिया मैंने। अब अगर वो बोले 3p और 4s, 3p और 4s को देखो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो 3p का मतलब होगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मीन्स सर आंसर आएगा 4 के बराबर। ठीक है, 4s का मतलब क्या होता है? 4 प्लस 0, आंसर आएगा 4 के बराबर। तो कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा? जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी, तो पहले फिल होगा फर्स्ट, जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी डिपेंड करती है n की वैल्यू पे, n की वैल्यू छोटी तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? चलिए एमसीक्यू रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपसे कहता है हुंस रूल। ये भी आसान सा रूल है। हुंस रूल आपसे फरमाता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करने जाओगे, तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल अगर आएंगे तो पहले वो सिंगल सिंगल अपनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, देन उनमें पेयरिंग बनना शुरू होगी। दिस इज द हुन रूल। इफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, देन if degenerated orbitals are available, अगर degenerated orbitals available हैं, लाइक आपका x होता है, px होता है, py होता है, pz होता है, are available, then they will occupy the electron, they will occupy the electron singly, अकेले अकेले वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करेंगे विद द सेम स्पिन, विद सेम स्पिन, और उनकी स्पिन भी क्या होगी? सेम होगी। और जब अकेला अकेला ऑक्यूपाई कर चुके होंगे, तो फिर वो क्या बनाने शुरू करेंगे? पेयर बनाने शुरू करेंगे। ये बात मिसाल से ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। मैं बात करता हूँ कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 के बराबर, 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूं तो क्या होता है? 1s
2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। फिर होता है 2px, 2py और 2pz। अब टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 2। तो एक पहला इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा, z में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे। नहीं आती बात समझ में? मैं जाता हूँ नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ सर? 1s2, 1s2 के बाद क्या होता है? 2s2, 2s2 के बाद क्या होता है? 2px, 2py और 2pz। तो भाई x में आया पहला एक इलेक्ट्रॉन। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो 2py में आया। तीसरा इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर आ गया? 2pz में आ गया। मजीद समझिए, ऑक्सीजन की बात करता हूं सर। 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब एरो का मतलब है सेम स्पिन। अब एरो का मतलब क्या है? सेम स्पिन से मौजूद है। अब पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे आया? 2px में, दूसरा आया 2py में, तीसरा आया 2pz में। जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पर आएगा? 2px में आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? px में, क्योंकि अब वो अकेले अकेले उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऑर्बिटल क्या करेगा? पेयर बनाना शुरू करेगा। नंबर 9 की बात कर सकते हैं समझने के लिए। फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। तो भाई पहला इलेक्ट्रॉन x में आएगा, बेसिकली पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कर लिए। अब ये आठवां इलेक्ट्रॉन आया, ये नवा इलेक्ट्रॉन आया। 10वां इलेक्ट्रॉन होता तो वो यहाँ पे जाता, 11वां इलेक्ट्रॉन होता तो वो कहाँ जाता? तो भाई वो p ऑर्बिटल की सकत खत्म हो गई है, वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाता, 2p के बाद वो 3p में जाता। ठीक है जी बेटा। ऑर्बिटल या तो अब रूल नंबर 5 में स्टेबिलिटी की बात करते हैं। रूल नंबर 5 में बात करते हैं हम हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। अभी कहता है भाई या तो ऑर्बिटल की दो स्टेबल स्टेट है। ऑर्बिटल की दो स्टेबल स्टेट है, या तो वो हाफ फिल्ड हो या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये कहती है भाई कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जो हाफ फील्ड हैं और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल हैं किसके मुकाबले में? पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स के मुकाबले में। सर अब इसकी मिसाल क्या होती है? बहुत आसान सी मिसाल है। एक एटम है जिसका नाम है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। अभी साथ साथ करना सीखे बेटा। 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद क्या हो जाएगा? 3d4 बचेगा। 24 इलेक्ट्रॉन ना 4 बचेगा। अब होगा क्या सर? यहां पर आपने क्या देखा कि जो लास्ट ऑर्बिटल है 3d, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जो सेकंड लास्ट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये सेकंड लास्ट वाला एक मेहरबानी करेगा और अपने पड़ोसी की बोलेगा कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन आपको देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन देने से आप भी स्टेबल हो जाओगे और मेरी सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि एस ऑर्बिटल में दो ही ऑप्शन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एस ऑर्बिटल में चाहे एक इलेक्ट्रॉन आए चाहे दो इलेक्ट्रॉन जाए, एक के केस में हाफ फिल्ड होगा तब भी स्टेबल, दो के केस में कंप्लीटली फिल्ड होगा तब भी स्टेबल। तो एस ऑर्बिटल बोलेगा मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो यहाँ पे 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो 4s1 और 3d5 से ये दोनों ऑर्बिटल्स आपके क्या हो जाएंगे मेरा बेटा, स्टेबल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। हाँ, अगर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देने से, अगर एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देने से एस ऑर्बिटल भी अनस्टेबल होता तो वो कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन नहीं देता। एस ऑर्बिटल कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि भाई एस ऑर्बिटल अपने आप को अनस्टेबल करके दूसरे को स्टेबल थोड़ी करेगा। तो वो इसलिए इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने से अनस्टेबल नहीं हो रहा। ये बात समझ में आती है बेटा? ये बात क्लियर होती है? अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से कर ले भाई। अगर वो बोलता है फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, मैं क्विकली बता रहा हूँ ताकि जल्दी से कर ले, फिर मैं इसके कुछ एमसीक्यूज कराऊं। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो सर, तब करेंगे ना जब एटॉमिक नंबर पता होगा। यस सर, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 के बराबर। अब समझिएगा, रूल ऑफ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड अपनी अकल के मुताबिक मत चेप दिएगा, जहां दिल चाहे वहां लगा दिया। नहीं बेटा, अपनी अकल को इस्तेमाल फिलहाल मत कीजिएगा। फिलहाल फिलहाल फॉर नाउ अपनी अकल के इस्तेमाल करने का वक्त आएगा, टेंशन मत लें। फॉर नाउ ये रूल ऑफ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड आपने क्रोमियम पे लगाना है और कॉपर पे लगाना है। क्रोमियम पे लगाना है और कॉपर पे लगाना है, इसके अलावा फिलहाल नहीं लगाना अभी। फिलहाल चैंपियन नहीं बनना। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की फॉलो करता है। आर्गॉन के फॉलो करने के बाद ये 4s1 होता है और 3d10 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ये s का किसके पास चला गया? d के पास। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है? 4s2 3d9। एक्चुअली होता है 4s2 3d9। s ऑर्बिटल मेहरबानी करता है, बोलता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले, मैं तो स्टेबल रहूंगा लेकिन आपकी भी जिंदगी बन जाएगी। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 25। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आती है। तो फास्फोरस की आप लोगों ने कर ली होगी होपफुली। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी मेरे बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 4, 10, 12। 3p6 नहीं होगा, 3p3 होगा। ठीक है, 3p3 होगा। राइट। एटॉमिक नंबर नॉर्मली लिखा होता है पेपर में, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, नोन एलिमेंट्स है, लाइक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। तो ये जो मोस्ट कॉमन नोन एलिमेंट है इनका नहीं लिखा जाता। सोडियम हो गया, इनका नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। कार्बन का जैसे एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का 16 और 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, फ्लोरीन का 9 और 18 होता है, सोडियम का 11 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके पास कितना होता है? 20 के बराबर होता है। आर्सेनिक भी कर लेंगे, मैग्नीज भी कर लेंगे और क्रिप्टॉन भी कर लेंगे। क्रिप्टॉन की मैं दिखा देता हूँ। क्रिप्टॉन क्या होगी? 36 इलेक्ट्रॉन तक जा रहा है। जब 36 तक जा रहा है तो ले जाते हैं इसको भाई। 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां तक याद करने का तरीका होता है, शुरू के 3 में 10 इलेक्ट्रॉन, आगे के 3 में 20 इलेक्ट्रॉन, ये याद करने का तरीका होता है। यहां तक आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, यहां तक आपने मजीद 10 कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है। फिर 4s2 के बाद आता है 3d10, फिर आपने 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 30 इलेक्ट्रॉन तक तो बच्चे को याद हो जाती है। 3d10 के बाद असल कहानी शुरू होती है। 3d के बाद जाता है 4p में। 3d से नीचे कौन आ रहा है? अब अगर आप देखेंगे भी, तो 3d के बाद कौन आ रहा है? 4p, 4p के बाद 5s। ठीक है। तो आपके 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 30 इलेक्ट्रॉन के बाद 4p में डाल दोगे 6, तो ये आपके 36 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन आपके कवर हो गए। 10, 20, 30 और 36 इलेक्ट्रॉन, ये आपके कवर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये करना होता है। अब इसके एमसीक्यूज बहुत आसान किस्म के आते हैं। देखिए अब इसका एमसीक्यू कैसे आता है। सवाल नंबर 1 देखें, इसका आंसर बताइए मुझे। ये पास का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स हंस रूल? किसने हंस रूल को वायलेट किया? अब जिसको हंस रूल ही पता नहीं होगा, हंस मोहतरम क्या कह के बकवास करके चले गए, वो कैसे बताएगा? अब मेरे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह पढ़ते तो सब हैं, लेकिन भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं सर वो आउट ऑफ द कोर्स आ गया। चैंपियन बच्चे हैं लेकिन किताब नहीं पढ़ते, बस मसला सारा ये। किताब जिस दिन किताब पढ़ना आप लोगों ने सीख ली ना, उस दिन अल्लाह की कसम कोई भी चीज आउट ऑफ द कोर्स नहीं होगी। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अभी फिल कर दिया तो आंसर बता दोगे भाई, हौसला तो रखो। 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। सी ऑप्शन हो गया 1s2 और 2s1। डी ऑप्शन हो गया 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब भाई इसमें कह रहा है एक एक एक, इसमें कह रहा है कि एक एक जीरो, दो एक जीरो। अब बताओ कहां पर वो वायलेट कर रहा है रूल को? हंड्स रूल कहाँ वायलेट हो रहा है? जी बेटे, सारे बोर्ड्स के हम कॉमन सिलेबस पढ़ रहे होते हैं चंदा। तो डी ऑप्शन में हंड्स रूल वायलेट हो रहा है। सही है। यहाँ पर टॉपिक हमने खत्म किया। अभी इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं। 15 मिनट का एक ब्रेक ले लें, क्योंकि आपने फिजिक्स की क्लास भी अभी अभी ली है। तो 15 मिनट का ब्रेक ले लें, मैं भी बेटा आपके पास थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट्स ब्रेक है बेटा। मैं सीट पर नहीं हूँ, तो यहाँ पर कुछ लिखने और करने से ग्रेस करें, तो आपको कुछ नजर, कोई जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है जी बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। शेप्स का हमने पढ़ लिया है, फिर भी शेप्स के बारे में एक चीज मैंने नहीं बताई, वो बता देता हूँ मैं। अभी हमने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसकी कुछ हम बात करते हैं, इसके एमसीक्यूज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये एमसीक्यू दिया हुआ है। अभी ये एमसीक्यू बेटा वो है जो मैं पास्ट में वर्किंग कर रहा था, तो चंद उसके एमसीक्यू है ये। ठीक है। साइड में ब्लैक बॉक्स नजर आएगा तो बेटा इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जी बेटा बस मैं क्लास को भी एंड करूंगा। विच रूल इज वायलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा रूल वायलेट किया गया है? 1s2, 2s2, 2px, 2p के बाद 3s। अब 2p को कंप्लीटली फिल नहीं किया, और 2p को फिल किए बगैर इन्होंने 3s में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो 2p को फिल किए बगैर 3s में इलेक्ट्रॉन अगर डाल दिया, तो कौन सा रूल इन्होंने वायलेट किया है? कौन सा रूल वायलेट किया है? ऑफ बॉ प्रिंसिपल को ये वायलेट करके बैठे हैं। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर, इसमें इन्होंने किसको वायलेट किया है? ऑफ बॉ रूल को वायलेट किया है। किसको वायलेट किया है? ऑफ बॉ के रूल को वायलेट किया है। ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है ये।
ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है बहुत आसान, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है और मल्टीपल एग्जाम्स में आया हुआ है ये। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब ये सवाल है तो दिखने में बहुत आसान। अब ये आर्गन क्यों लिखते हैं? ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एन प्लस एल बेटा ऑप्शन में नहीं था, एन प्लस एल भी वायलेट हुआ है, एन प्लस एल ऑप्शन में नहीं था। अगर एन प्लस एल ऑप्शन में होता तो हम एन प्लस एल पर भी टिक कर देते, सही है। और अगर ए और बी का ऑप्शन नहीं होता तो बेस्ट चॉइस एमसीक्यू बन जाता है ये। बेस्ट चॉइस के अंदर हम ऑब्बो को ही रखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में रिपीट कर रहा हूं मैं, एन प्लस एल भी वायलेट हुआ है, बट एन प्लस एल इज नॉट अ पार्ट, एन प्लस एल इसका पार्ट नहीं है ऑप्शंस का, तो इसलिए हटा दिया। अगर पार्ट होता तो बेस्ट चॉइस में एन प्लस एल और ऑब्बो में हम ऑब्बो को प्रीफरेंस देते और ऑब्बो का नाम लिखते, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? अभी आर्गन का मतलब होता है ए आर, ए आर मींस आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी और उसके बाद ये होगा। तो भाई इसमें जो होता है वो क्या होता है, रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड लगता है। रूल ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आपसे कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रीवियस ऑर्बिटल से उठाओ और दूसरे में डाल दो ताकि दोनों के दोनों स्टेबल हो जाए, दोनों के दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 कह रहे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जरा बताइए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या है, सही है। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, यस एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है। अमूमन लिखा हुआ होता है, ना भी लिखा हो तो आपको कम से कम रिकॉल कुछ ना कुछ होना चाहिए। वैसे लिखा हुआ होता है 99.9% केस में। वो डिटॉल के जरासीम मारते हैं ना, वो तो 100 में से एक जरासीम रह जाता है, तो वो जो एक रह जाता है तो वो 1% चांस है कि एटॉमिक नंबर ना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 2p? 2p में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? तो 2p में करेक्ट है 2px, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2py और 2pz। तो इसका ऑप्शन नंबर अगेन ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बी करेक्ट नहीं होगा, बी में तो उस सूरत में करेक्ट होगा जब पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बी उस सूरत में कंप्लीट होगा जब पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड में सेम स्पिन के साथ आएंगे। बट हम तो अज्यूम करते हैं कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पी एक्स, पी वाई, पी जेड में अपोजिट स्पिन के साथ हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, ठीक है। सी भी गलत है और डी भी गलत है। पी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये आपसे पूछा गया है। अच्छा जी, अब ये सवाल बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can occupy the n equals to 3 energy level? What is the maximum number of electrons? तो भाई हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था 3n स्क्वायर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो भाई इस फॉर्मूले अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, सॉरी 2n स्क्वायर पढ़ा था, नॉट 3, 2n स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा एनर्जी लेवल है तीसरा, जो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 टू से क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एमसीक्यूज है, इसको जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस corresponds to an excited state of an atom? Which of the following configurations corresponds to an excited state of an atom?
एक्साइटेड स्टेट कौन सी शो कर रही है? एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन छलांग मार के एक शेल से दूसरे शेल में, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चले जाता है। तो भाई ये कोई एक्साइटेड स्टेट शो नहीं कर रही, क्योंकि तमाम ऑर्बिटल्स ग्राउंड लेवल पर ही फिल है। सी ऑप्शन कोई एक्साइटेड स्टेट शो नहीं कर रही, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है। डी भी कुछ शो नहीं कर रही। आई थिंक डी और ए तो सेम ही है, 1s2 2s2 2p6 3p नहीं। बी में आप देखो, बी में अगर आप गौर करोगे तो 1s2 2s2 2p5 3s1। इसका मतलब है कि सर ये एक्चुअल में थी 1s2 2s2 2p6, ये एक्चुअल थी। लेकिन पी का एक इलेक्ट्रॉन छलांग मार के एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और वो कहां चला गया? 3 के एस ऑर्बिटल में चला गया। तो ये इसकी कौन सी हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। और ये इसकी कौन सी हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आसान आसानी सवाल आते हैं, थोड़े से घूमे आते हैं, इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द रूल एक्सप्लेन्स व्हाई टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन? ये किसने कहा था? ये जल्दी से बता दें, किस रूल ने कहा था कि भाई दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होंगे तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। अब मैंने फास्फोरस का आपसे सवाल कराया था, तो इस तरीके से वो सवाल पेपर में आ जाता है। ठीक है, ये पेपर के सवालात हैं, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। विच रूल, पहले ऊपर वाले देखें। किसने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी बेटा? पॉलीज ने कहा था कि भाई एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। सॉरी, नॉट ऑफ बॉ, इट इज बेसिकली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच एलिमेंट हैज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3? 15 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। 10 2 12 12 3 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ नजर आ रहे हैं बेटा? फॉस्फोरस में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने आपको दी हुई है। जी भाई, अब ये याद करने वाला सवाल है। ये सवाल याद करने वाला भी आ गया। आप जो सवाल पूछ रहे थे ना, सर के एमसीक्यू एटॉमिक वो लिखे हुए नहीं आते, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इस किस्म का सवाल आता है। ये एक मिनट जरा, मेरा वन नोट इंतकाल की कैफियत में है, ये अपनी इंतकाल सुधारा जाए। जी, इस किस्म का सवाल पेपर में आता है। ये सवाल क्या कह रहा है आपसे? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट? द इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 के बराबर, कैल्शियम का होता है 20 के बराबर, पोटेशियम का कितना होता है बताइए? 19 के बराबर, शाबाश। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है? अब नियोन किसके बराबर होता है? सबका याद होना चाहिए इसमें आपको। नियोन की अगर बात करें तो नियोन आता है आपके पास एटॉमिक नंबर 10 के साथ फ्लोरीन के बराबर में आता है। ठीक है,
हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, तो इस तरीके से चलते हैं ये। तो ये 10 के बराबर होता है। तो 10 के बाद क्या होगा? 12, 18 और 19। तो इसका आंसर क्या होगा? ये किसके बारे में बता रहे हैं सर? ये पोटेशियम के बारे में बता रहे हैं। तो ये एक वो सवाल है जिसको याद करने वाली चीज है। अब नियॉन का आपको पता होना चाहिए। तो मैं तरीकेकार आपको ये बता देता हूँ, पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन 1, हीलियम हीलियम 2, इसके बाद आपके पास आता है लिथियम 3, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम 4, बीच का छोड़ के आपको याद होना चाहिए बकनॉफ। बकनॉफ मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, इस तरीके से याद होना चाहिए। अब सीक्वेंस चलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नियॉन के बाद आता है सोडियम 11। सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। बेरिलियम के नीचे आता है ना मैग्नीशियम, बेगम का सर बड़ा, 12। बोरॉन के नीचे बाल गए इंडियन तेल से, अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम क्या होता है? 13 होता है। अल्यूमिनियम के बाद जैसे ऊपर आपने बकनॉफ से याद किया, ये बकनॉफ कहलाता है। बकनॉफ ऐसे याद कर लें, बकनॉफ एक न्यूमोनिक बन जाता है। नीचे होता है अल्सी पास्कल। अल्सी पास्कल, ए एल सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। अब सीक्वेंस चला दें, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17 और 18। ठीक है, तो 18 तक तो याद होनी चाहिए। पोटेशियम क्या हो जाएगा? 19। कैल्शियम क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 3D के एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो बी बी ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाते हैं। 31 स्कैंडियम से लेके कहां तक? वेनेडियम तक। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमारा चैप्टर क्या होता है? इस चैप्टर का नाम है, अल्लाह आपका भला करे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक बड़ा चैप्टर हमारा हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, तो अब अगला टेस्ट आपके इस चैप्टर से आएगा। इसकी प्रैक्टिस शीट गालिबन मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर मैंने अपलोड नहीं की तो मैं भी हाथ के हाथ पीडीएफ के साथ इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर। बेटा इसके बाद हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बाद फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद एसिड बेस और सोल्यूशन का टॉपिक, फिर 11th हमारी एंड हो जाएगी। यस, जो बच्चे न्यू इनरोल हैं उनकी 11th एंड नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उनकी हमने प्लान जो किया हुआ है वो दिसंबर का जो आपको वो मिलेगा विंटर वेकेशन, तो उसमें हम जो चैप्टर्स आपके रह चुके होंगे उसको हम एंड कराएंगे। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड हो जाता है।